भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सरकार की पोल खोलने वाले, सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले ऐसे परम आदरणीय श्री अरुण जेटली जी, हमारे बीच में उपस्थित युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे दिल्ली के सह प्रभारी भाई रामेश्वर चौरसिया जी, विजय जौली जी, सत्यप्रकाश राणा जी, सरिता चौधरी जी, रामपाल जी, अनुज शर्मा जी, मंच पर उपस्थित भीम सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व विधायक भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी, आए हुए बहनों और भाइयों, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं ब्रह्म सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं कि आज आपसे बात करने का अवसर दिया। अभी अरुण जी हम सबको संबोधित करेंगे, मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा और मेरा ये अनुरोध है कि आज की ये महापंचायत एक बार देश में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। महंगाई की बात यहाँ आई है, उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। वो समस्या आपके दिल के करीब है और आप जानते हैं, आप भुक्तभोगी हैं, आप हर बात को समझते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि महंगाई का एक ही कारण है, सरकार की गलत नीतियां, सत्ता के गलियारे में भारी भ्रष्टाचार, और जब जब सत्ता के गलियारों में भ्रष्टाचार बढ़ेगा उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी महंगाई के रूप में। मैं इतना कहना चाहूंगा। दूसरा विषय जिसको आप सब लोग, अधिकांश लोग समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, वो है अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने का मामला। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से आज के इस मंच से, आपके माध्यम से, कि सरकार बताए कि 4 अक्टूबर 2008 को आपने श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बंटवाए थे और कहा था कि ये तमाम कॉलोनियां नियमित हो गई हैं। लगभग 1639 कॉलोनियां नियमित हो गई हैं। ये सरकार ने, और सरकार की मुखिया, कांग्रेस की मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी ने वो सर्टिफिकेट बांटे थे। लगभग 5 साल होने को आए। मैं जानना चाहता हूं सर्टिफिकेट के माध्यम से, क्या आपकी कॉलोनी को, जो अनधिकृत बस्ती में रहते हैं, क्या एक भी नियमित कॉलोनी का लाभ मिला है? क्या आप उस कॉलोनी में मकान बना सकते हैं? क्या आप अपने उस प्लॉट का नक्शा पास करा सकते हैं? क्या आप अपने मकान में कुछ मरम्मत कर सकते हैं? यानी कि कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर सिर्फ धोखा, धोखा और धोखा, और वो धोखा समाप्त नहीं हुआ है, वो धोखा अभी भी जारी है। स्थिति वही की वही है। चुनाव नजदीक है और सर्टिफिकेट की जगह नोटिफिकेशन आ रहे हैं। उन नोटिफिकेशन में भी आपस में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन आए दिन कॉलोनी के नाम पर कॉलोनी में रहने वाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहां पर शहरीकृत गांवों के लोग भी जरूर उपस्थित होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अर्बनाइज विलेजेस में बिल्डिंग बायलॉज लागू किसने किए? क्या आज कोई शहरीकृत गांव में रहने वाला व्यक्ति अपने मकान में नया मकान बना सकता है? क्या मकान की मंजिल डाल सकता है? आपको कहा जाएगा कि नक्शा पास कराओ। आप नक्शा पास कराने जाएंगे तो कहेंगे कि आपका नक्शा पास नहीं हो सकता, आप अप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि गांव का लेआउट नहीं है। सरकार कानून बनाती है, उसका रास्ता तय नहीं करती है, और जब रास्ता तय नहीं होता है, अफसरों के हाथ में कलम दे दी जाती है, पुलिस के हाथ में डंडा दे दिया जाता है, तो आम आदमी के साथ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होता है, दमन होता है, उसका शोषण होता है।
आप कानून बनाते क्यों हैं? अगर उन कानूनों का पालन आप स्वयं नहीं करवा सकते, अगर उसके लिए मार्ग आपने प्रशस्त नहीं किया है, तो इसका मतलब साफ है कि मिलीभगत है। चोर को कहा चोरी कर और साहू को कहा तू तैयार रह। आम आदमी जो कानून से चलना चाहता है उसको कहा कि बना ले ऐसे ही, कोई नक्शा वक्शा पास नहीं होगा। और जब बनाने लगता है बेचारा गरीब आदमी, तो उसको पीटने, मारने, तोड़ने चले आते। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि 1 लाख मकान देने की बात सरकार ने की थी, गरीबों को मकान देंगे। इन 5 सालों में सरकार बताए कि कितने मकान दिए गए हैं? एक मकान नहीं दिया गया। मैं गुजरात गया था, गुजरात में चुनाव थे, उसी दौरान कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो रहा था। वहां शीला दीक्षित गई हुई थी वो मैनिफेस्टो जारी करने के लिए। मेरी एक पत्रकार से बात हुई, मैंने कहा उनसे आप पूछिए जो बात आप यहां के लिए कह रही हैं वो क्या आपने दिल्ली में करके दिखाई है? यानी कि दिल्ली में एक गरीब को एक मकान नहीं, और गुजरात में जाकर के कहते हैं हम 50 लाख मकान देंगे। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में बताएं। आज पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो रहा है दोस्तों। विदेशों में लोग कहते हैं, मुझे जो टूरिज्म का काम करते हैं, पर्यटन का काम करते हैं, उनसे मेरी बात हुई, बोले दिल्ली में टूरिस्ट आना कम हो गया है, विदेशी पर्यटक नहीं आ रहा है। पूरे विश्व में यह संदेश चला गया है कि दिल्ली इज ए अनसेफ सिटी, दिल्ली क्राइम कैपिटल है, वहां जाना ठीक नहीं है। जिस तरह का तांडव 16 दिसंबर की रात को दिल्ली की सड़क पर हुआ, शर्म भी शर्मा जाए। आदमी कितना भी घिनौना और दरिंदा क्यों ना हो, हैवान भी तौबा कर जाए। ऐसी हरकत दिल्ली की सड़कों पर उस दिन हुई। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से। मुख्यमंत्री कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आपके हाथ में है। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति क्या है? रात को 10 बजे आप चले जाएं जहां मेट्रो ना हो, क्या आप आश्वस्त हैं कि आपको घर जाने के लिए बड़े आराम से सवारी उपलब्ध हो जाएगी? क्या रात को अगर बच्चा घर पर ना आए 10 बजे तक तो चिंता हो जाती है कहां है और कैसे आएगा? जब मैं कहता हूं मेट्रो को छोड़कर, तो आप ये मत समझिए कि मैं मेट्रो की बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में मेट्रो कौन लाया। अगर दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने का काम किसी ने किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। अभी हमने उसका 10वां साल मनाया था, 10वें साल का जश्न मनाया था। दिल्ली में मेट्रो शुरू हुए और आप देखिए उसी दिन हमने जश्न मनाया था वाजपेयी जी के जन्मदिन का। मामला साफ है। 25 दिसंबर 2002 को प्रधानमंत्री उस समय के वाजपेयी जी के कर कमलों से दिल्ली के लोगों को मेट्रो सेवा मिली थी। यानी कि एनडीए की सरकार की योजना के तहत मेट्रो दिल्ली में आई थी। और दिल्ली में जब दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी 1997 में, 1998 में, तब उसका शिलान्यास हुआ था और उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री चौधरी साहिब सिंह वर्मा थे। दिल्ली के विकास की रचना अगर कोई एक दल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मैं कल वहां गया था वाराणसी से आगे, जहां वो लड़की जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई, बलिया, उसकी 13वीं थी। लगातार हम उस मामले से जुड़े हुए हैं। हमने एक दिन भी कोशिश नहीं की कि उस पर कोई राजनीति की जाए, लेकिन दोस्तों हर उस मौके पर
मौजूद थे जब जब विपक्ष को वहां उपस्थित होना चाहिए था। हम 26 दिसंबर की रात को भी जब सफदरजंग हॉस्पिटल से सिंगापुर उस लड़की को भेजा जा रहा था, मैं आईसीयू में था, मैं देख रहा था। उस लड़की को बचाने का काम नहीं सरकार कर रही थी, सरकार अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को जबरन सिंगापुर भेजा जा रहा था। मैं उस दिन भी मौजूद था। 29 तारीख की रात को 30 तारीख की सुबह 4 बजे उस बच्ची के घर पर जब उसका शव सिंगापुर से दिल्ली लाया गया, किस जल्दबाजी में उसके शव का दाह संस्कार हो रहा था, किस तरह सूर्य उदय होने से पहले पिता गंदे कपड़ों में 2-3 दिन से पहन रखे होंगे सिंगापुर से लौटकर आया था, जबरन शव को लकड़ियों के बीच में रख दिया और कहा कि इसको अग्नि दो। पिता ने कहा कि साहब पुलिस वालों ने शव को घेर रखा था, मैं वहां मौजूद था, परिवार के सामने बोलना नहीं चाहता था, दुख की घड़ी थी। लेकिन जब पिता ने रोते हुए कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि शमशान पर अग्नि देने वाला स्नान कर कर धोती पहनता है और सूर्य उदय होने के बाद दाह संस्कार होता है, ये जुल्म क्यों कर रहे हो? तब हमने अपनी भूमिका अदा की और कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये लोगों को गुमराह करने के लिए हो रहा है। आखिर सरकार कब तक अपनी जान बचाने के लिए मामलों को रफा दफा करने की कोशिश करती रहेगी? लेकिन क्या दिल्ली के लगभग 1.5 करोड़ लोग, लगभग 2 करोड़ आबादी क्या आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? मैं भारत के गृह मंत्री और भारत की सरकार से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से आज के इस अवसर पर जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि संघर्ष को हमें आगे बढ़ाना है, अपनी दिल्ली को फिर से एक सुनहरे काल में लेकर के आना है और वो तमाम चीजें, बहुत सारी बातें करने को है लेकिन मैं आज करना नहीं चाहूंगा क्योंकि हम आदरणीय अरुण जेटली जी को यहां सुनेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नाते कि आपके हक की लड़ाई, आपके विश्वास की लड़ाई और जहां आपका पसीना गिरेगा वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का खून गिरेगा। आपके हकों के लिए हम लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।